Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly four issues. The first issue is India's strategic autonomy in a multipolar world. The second issue is related to Brazil Summit 2025. Third issue is should reservation exceed the 50% cap. Fourth issue is National Commission for SC, ST, and OBC. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss India's strategic autonomy. How is India navigating the world on its terms? What is issue? In international relations, concept of strategic autonomy play a important role. इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन द प्रेजेंट ग्लोबल सिचुएशंस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिट एट द हार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स, शेपिंग डिसीजंस इन एन इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर एंड वोलेटाइल वर्ल्ड. प्रेजेंट ग्लोबल सिचुएशंस में इंडिया के फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर वर्क कर रही है, जो कि मल्टीपोलर एंड वॉलेटाइल वर्ल्ड में डिसीजंस को शेपिंग करने में एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर ये वर्क कर सकती है. As global power shift accelerate and traditional alliances weak, India finds itself navigating a delicate path between competing giants, the United States, China and Russia. प्रेजेंट में ग्लोबल पावर्स में शिफ्ट हो रहे हैं एंड ट्रेडिशनल अलायंस वीक हो रहे हैं. इस सिचुएशन के ड्यूरिंग इंडिया अपने आप को कुछ जायंट कंट्रीज के बिटवीन जो क्लैशेस चल रहे हैं उसमें किस तरह से अपने आप को इंडिया नेविगेट कर रहा है, इससे रिलेटेड हम इस आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. कुछ कॉम्पिटिंग जायंट्स कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया प्रेजेंट में ग्लोबल ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं. Now, strategic autonomy is not only a theoretical aspiration; it become a daily diplomatic practice fought with complexity and consequence. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब एक थ्योरेटिकल एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि यह डेली डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस बन चुका है और कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्सिक्वेंस के साथ इसको टेकिंग करना पड़ रहा है. व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? Strategic autonomy refers to a nation's ability to make sovereign decisions in foreign policy and defense without being constrained by external pressures or alliance obligations. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किसी भी कंट्री की अपने फॉरेन पॉलिसी में सॉवरेन डिसीजन टेकिंग करने की एबिलिटी है, साथ ही अपने आप को एक्सटर्नल प्रेशर के विदाउट डिफेंस करने की जो एबिलिटी है, ये सब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंडर आती है. इट इज नॉट सिनोनिमस विद आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी. ये आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी नहीं है, रादर इट एम्प्लाइज फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड द कैपेसिटी टू एंगेज विद मल्टीपल पावर्स ऑन वंस ओन टर्म्स. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो होता है ये आइसोलेशनिज्म को प्रमोट नहीं करता है, बल्कि ये फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड मल्टीपल पावर्स के साथ एंगेज करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. Preserve India's freedom of action. India's determination never to let anybody else decide our place in the world for us. इंडिया ने ये डिटर्मिनेशन रखा हुआ है कि वो अपने डिसीजंस में किसी अदर कंट्रीज को प्लेस टेकिंग करने नहीं देगा. नेहरू वर्सेस मोदी. From Nehru's non-alignment during the Cold War to the Modi government's multi-alignment in the current era, successive governments have sought to preserve India's freedom of action while adapting to changing geopolitical realities. नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो किया था कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग. प्रेजेंट में मोदी गवर्नमेंट ने मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो किया है और मिडिल में जो भी गवर्नमेंट आई है सभी ने इंडिया की फ्रीडम ऑफ एक्शन को प्रिजर्व करने के लिए कोशिश की है. In theory, strategic autonomy offers a middle path between rigid bloc politics and passive disengagement. India's strategic autonomy and current global landscape. Current global landscape में इंडिया की strategic autonomy क्या है? The current global landscape presents both opportunities and challenges for India's strategic autonomy. करंट में जो भी ग्लोबल लैंडस्केप है, इन सभी ने इंडिया के बिफोर कुछ अपॉर्चुनिटीज एंड कुछ चैलेंजेस प्रेजेंट किए हैं. India recalibrated its relationship with major powers US, Russia and China with safeguarding its core interest, territorial integrity, economic growth, technological advancement and regional stability. इंडिया प्रेजेंट में मेजर पावर्स सच एज यूएस, रशिया एंड चाइना के साथ
अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए रिलेशनशिप को रिकैलिब्रेट कर रहा है। इंडिया के कुछ कोर इंटरेस्ट सच एज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रीजनल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इन सभी मेजर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को रिकैलिब्रेट कर रहा है। India-US relations. India's relationship with the United States has depend dramatically over the past 2 decades. Past 2 decade में इंडिया और यूएस के बीच में रिलेशंस काफी बूस्ट हुए हैं। फ्रॉम डिफेंस कॉपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग टू जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज मैच्योर्ड। दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी मैच्योर हुए हैं। द क्वाड ग्रुपिंग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस, इंडो पैसिफिक डायलॉग, द incipient I2U2 and Middle East Europe Economic Corridor and shared concern over China's rise have further cemented ties. इंडिया और यूएस के टाइज को सीमेंट करने में क्वाड ग्रुपिंग, इंडो पैसिफिक डायलॉग, I2U2, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चाइना के राइज पर जो शेयर कंसर्न है, इन सभी ने इंडिया और यूएस के टाइज को सीमेंटेड किया है। Changes in relationship. The Trump administration's erratic trade policies, followed by strict tariffs and sanctions in his second term, have strained economic ties. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग दोनों कंट्रीज के बिटवीन टाइज कुछ स्ट्रेंड हुए हैं। वॉशिंगटन प्रेशर ऑन इंडिया टू रिड्यूस एनर्जी एंड डिफेंस इंपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड टू अलाइन मोर क्लोजली विद वेस्टर्न पोजिशंस हैज टेस्टेड न्यू दिल्लीज रिजॉल्व। प्रेजेंट में इंडिया के लिए यूएस चाहता है कि वो रशिया से एनर्जी एंड डिफेंस इंपोर्ट रिड्यूस करें, और इस वजह से यहाँ पर दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो चेंज हुए हैं। इंडियाज रिस्पॉन्स हैज बीन मेजर्ड। इंडिया का जो रिस्पॉन्स रहा है वो काफी मेजर्ड रहा है। इट कंटिन्यू टू एंगेज विद द यूएस, मेंटेन इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंसिस्ट ऑन द प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ओवर आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट। This is strategic autonomy in action, not anti-Americanism, but a refusal to be subsumed by the American priorities. इंडिया चाइना रिलेशंस। चाइना प्रेजेंट है मोर कॉम्प्लेक्स चैलेंज। चाइना ने मोर कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस प्रेजेंट किए हैं। द बॉर्डर क्लैशेस विद इंडिया ऑफ 2020, डिस्टॉर्टेड रिलेशंस एंड टेंशंस रिमेन हाई डिस्पाइट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स। 2020 में इंडिया चाइना के बीच जो क्लैशेस हुए थे, इन क्लैशेस ने दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को डिस्टॉर्ट किया। Yet China is also one of the India's largest trading partner, a key player in regional institutions and a competitor whose actions shape the strategic environment. India's approach to China includes cautious engagement and firm deterrence. It strengthens border infrastructure, deepens ties with Indo-Pacific partners, and invests in indigenous defense capabilities. करंट में इंडिया अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहा है, इंडो पैसिफिक पार्टनर के साथ टाइज को डीपन कर रहा है। At the same time, it participated in multilateral forums such as BRICS and SCO, where China play a leading role, a difficult but a necessary balancing act. इंडिया चाइना रिलेशंस में स्टेन होने के बावजूद भी इंडिया कुछ म्यूचुअल मल्टीलैटरल फोरम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, सच एज ब्रिक्स एंड एससीओ, जहां पर चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Strategic autonomy here means resisting both confrontation and surrender. It means asserting sovereignty and refusing to be another country's counterweight to a rising China. India-Russia relations. India relationship with Russia is rooted in Cold War solidarity, defense cooperation and shared strategic interest. इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो कोल्ड वॉर सॉलिडिटी के ड्यूरिंग रूटेड हुए। डिफेंस कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रॉन्ग रहे हैं। दोनों ही कंट्री स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट शेयर करते हैं। Despite Moscow's growing closeness of Beijing and Russia's global isolation due to Ukraine conflict, India has maintained its ties, buying oil, importing weapons, and engaging diplomatically. रिसेंट में रसिया का बीजिंग के साथ क्लोजनेस इंक्रीज हुआ है एंड ग्लोबली रसिया को यूक्रेन पर अटैक करने की वजह से आइसोलेट किया गया है। उसके बावजूद भी इंडिया ने रसिया के साथ अपने टाइज को मेंटेन किया हुआ है। इंडिया ने रशियन ऑयल को कंटिन्यू बाय किया है, वेपन्स को इंपोर्ट कर रहा है एंड डिप्लोमेटिकली इंडिया रशिया के साथ एंगेज है। दिस हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम वेस्टर्न कैपिटल्स, बट इंडिया हैज स्टूड फर्म्स इट्स रिलेशनशिप विद रशिया इज हिस्टोरिकल मल्टी डायमेंशनल एंड नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल veto. To continue to diversify its military import, invest in indigenous production and explore new partnerships but without abandoning old ones. Strategic autonomy here is about refusing to choose sides in a binary contest and instead crafting a foreign policy that reflects India's unique geography, history and aspirations. Conclusion. Strategic autonomy is not just a slogan, it is a strategy. Strategic autonomy एक slogan नहीं है बल्कि एक strategy है. It is the art of navigating a turbulent world without losing one's autonomy. ये टर्बुलेंट वर्ल्ड में नेविगेट करने का एक आर्ट है विदाउट लॉसिंग इट्स ऑटोनॉमी।
As the global order shift, India must continue steadily hard work to engaging with the US without becoming a vassal, dating China without provoking war, and partnering with Russia without inheriting its isolation. It must invest in capabilities, cultivate पार्टनरशिप एंड असर्ट इट्स इंटरेस्ट विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। इंडिया को चाहिए वो अपने कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट करे, पार्टनरशिप को कल्टीवेट करें एंड अपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव टेकिंग करें। शुड रिजर्वेशंस एक्सीड 50% कैप इन इंडिया? क्या इंडिया में रिजर्वेशंस का जो 50% कैपिंग किया गया उसको एक्सीड किया जाना चाहिए या नहीं? The question of whether reservation in India should exceed the judiciary imposed 50% cap has resurfaced with growing political and social demands. रिसेंटली कुछ पॉलिटिकल एंड सोशल डिमांड्स की वजह से ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या इंडिया के अंदर जुडिशियली इम्पोज्ड 50% रिजर्वेशन कैप को एक्सीड किया जाना चाहिए या नहीं? Due to recent political statements such as the call for 85% reservation in Bihar, various petitions filed before the Supreme Court seeking creamy layer provision for SCs and STs. रिसेंटली कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आए हैं, स्पेशली बिहार में भी 85% तक रिजर्वेशन के लिए डिमांड की गई है और इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ पिटिशंस फाइल की गई हैं। इन पिटिशंस के अंदर डिमांड की जा रही है कि एससी एंड एसटीज के लिए भी क्रीमी लेयर का प्रोविजन किया जाना चाहिए। इट हाईलाइट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैलेंसिंग अफर्मेटिव एक्शन विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ इक्वालिटी। इन सभी डिमांड की वजह से एक कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्रिएट हुई है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वालिटी एंड अफर्मेटिव एक्शंस के बिटवीन बैलेंसिंग किया जाए। इट मीन्स एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी की गारंटी दी गई है और एक तरफ हमें कुछ एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए अफर्मेटिव एक्शंस के अंडर कुछ रिजर्वेशंस प्रोविजन करने हैं। इसके बिटवीन हमें किस तरह से बैलेंस करना होगा, इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज अब हाईलाइट हो रही हैं। द जर्नी ऑफ रिजर्वेशंस, रिजर्वेशंस का जर्नी क्या रहा है? अ ब्रीफ समरी ऑफ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशंस एट द सेंट्रल लेवल। ईयर की डेवलपमेंट 1950 and 1951, commencement of the constitution and the first amendment enabling provisions in article 15 and 16 for the advancement of OBCs, SC and ST। 1950-51 में कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होता है, फर्स्ट अमेंडमेंट किया जाता है और इसके अंदर ओबीसी, एससी एंड एसटी को एडवांस करने के लिए आर्टिकल 15 एंड 16 के अंदर वेरियस प्रोविजंस किए जाते हैं। 1982 रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी fixed at 15% and 7.5% respectively and central educational institutions and public sector undertakings। 1982 में एससी एंड एसटी के लिए सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में 15% एंड 7.5% तक यहाँ पर रिजर्वेशंस फिक्स किए जाते हैं। 1990 द इंट्रोडक्शन ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। 1990 में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पर ओबीसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में 27% तक रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। 2005 आर्टिकल 15(5) inserted by the 93rd constitutional amendment that enable reservations for OBC, SC and ST in the educational institute including private ones। 2005 में आर्टिकल 15(5) इंसर्ट किया जाता है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू और इसमें ओबीसी, एससी एंड एसटीज के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ रिजर्वेशंस प्रोविजन किए जाते हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी ये रिजर्वेशंस यहाँ पर अप्लाई किए गए। इससे पहले हमने देखा कि ये जो रिजर्वेशंस था 2005 से पहले ओनली सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ही अप्लाई हुआ करते थे, बट 2005 में इन रिजर्वेशंस को प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई कर दिया गया। 2019 Article 15(6) and 16(6) inserted by the 103rd Constitutional Amendment, which enable up to 10% reservation for the EWS among the unreserved category in the educational institutions and public employment। 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन का 103 अमेंडमेंट किया जाता है और इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 15(6) एंड 16(6) इंसर्ट किए जाते हैं, जिसके अंडर EWS के लिए 10% रिजर्वेशंस गिवन किए जाते हैं। एंड ये जो रिजर्वेशंस गिवन किए जाते हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए
प्रोविजन किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑन रिजर्वेशंस, रिजर्वेशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? आर्टिकल 15 एंड 16 गारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 15 एंड 18 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। बोथ आर्टिकल एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एससी एंड एसटी। बोथ आर्टिकल स्टेट को एम्पावर करते हैं कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एससी एंड एसटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकते हैं। एट द सेंट्रल लेवल रिजर्वेशन करंटली स्टैंड एट ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी 7.5%, ईडब्ल्यूएस 10%. This brings the total reservation to 59.5%, already above the 50% ceiling set by the judicial precedents, but justified on grounds of EWS being a separate category. ये जो रिजर्वेशन है, टोटल रिजर्वेशन 59.5% तक इंक्रीज हो रहा है, जो कि 50% सीलिंग जो कि जुडिशियल प्रेसिडेंट के द्वारा सेट किया गया था उसके अबव है। और इस एक्सेड को यहाँ पर जस्टिफाई किया गया है और इसको जस्टिफाई करने के लिए ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर सेपरेट कैटेगरी के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है। की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑन द कैप, रिजर्वेशन कैप के प्रोनाउंसमेंट में क्या क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रहे हैं। जुडिशियल रिजर्वेशन कैपिंग के लिए यहाँ पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या क्या रहे हैं। द डिबेट ऑन रिजर्वेशन सीलिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, फॉर्मल इक्वालिटी treating all citizens equal and substantive equality, affirmative measures to address historical disadvantage। इंडिया के अंदर रिजर्वेशन सीलिंग्स जो हैं, रिजर्वेशन सीलिंग से रिलेटेड जो डिबेट है, ये टू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी की वजह से ओरिजिनेट हुए हैं। फॉर्मल इक्वालिटी ट्रीटिंग ऑल सिटीजन्स इक्वल एंड सबस्टेंटिव इक्वालिटी अफर्मेटिव मेजर्स टू एड्रेस हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज। एक होता है फॉर्मल इक्वालिटी जिसमें ऑल सिटीजन्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है, एंड एक होता है सबस्टेंटिव इक्वालिटी जिसमें सोसाइटी के अंदर हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज वाले सेक्शंस के लिए कुछ अफर्मेटिव मेजर्स टेकिंग किए जाते हैं। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962 held that reservation should be within reasonable limits and capped at 50%। 1962 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन यहाँ पर गिवन किया गया कि रिजर्वेशन जो होगा वो रीजनेबल लिमिट्स के अंदर होना चाहिए एंड 50% तक इसको कैपिंग किया गया था। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन एम थॉमस 1975 opened the door for substantive equality. Court observed that the reservation are not a exception but an extension of equality। 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सबस्टेंटिव इक्वालिटी के लिए डोर ओपन किए एंड कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि रिजर्वेशन जो है वो एक एक्सेप्शन नहीं है बल्कि ये एक इक्वालिटी को एक्सटेंशन करने का एक टूल है। इट मीन्स यहाँ पर जो सबस्टेंटिव इक्वालिटी का कंसेप्ट कोर्ट के द्वारा रखा गया है, इसके अंडर हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शंस टेकिंग किए जाते हैं, स्पेशली रिजर्वेशन गिवन करके। इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 reaffirmed the 50% ceiling, upheld 27% OBC reservations and introduced the concept of the creamy layer for OBC। 1992 में भी सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीलिंग को रीअफर्म किया। ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन यहाँ पर मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद इंट्रोड्यूस किया गया एंड क्रीमी लेयर फॉर ओबीसी का कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर कंसेप्ट है ये 1992 से कंटिन्यू चल रहा है। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 upheld the 10% EWS quota, clarifying that the 50% limit applied to backward classes and not economically weaker sections। 2022 में EWS के लिए यहाँ पर 10% कोटा यहाँ पर रिजर्व किया गया और यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया कि 50% जो रिजर्वेशन कैपिंग है वो बैकवर्ड क्लासेस पर अप्लाई होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पर ये अप्लाई नहीं होता है, जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा फिक्स किया गया। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह 2024 a 7-judge bench emphasized the need for introducing creamy layer principles for SC and ST। 2024 में एक 7 जज बेंच ने एम्फेसाइज किया कि इंडिया के अंदर SC/ST के अंदर भी क्रीमी लेयर प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए। इमर्जिंग इश्यूज एंड डिमांड्स कॉल फॉर हायर कोटाज
Political leaders have urged to increase reservation percentage to backward classes, which may be increased 50%. This has led to demands for caste census to generate reliable data. कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन परसेंटेज को इंक्रीज करने की डिमांड कर रहे हैं। इससे रिजर्वेशन 50% को एक्सीड कर सकता है और इसकी वजह से रिलायबल डाटा जनरेट करने के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। Unequal distribution of benefits. The Rohini Commission found that 97% of OBC reservations benefit only about 25% of caste of OBC, while nearly 1,000 OBC communities saw no representation. रोहिणी कमीशन ने ये फाउंड किया कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंडर जो भी बेनिफिट गिवन किए जाते हैं उन बेनिफिट का 97% जो बेनिफिट है वो ओबीसी के अंदर आने वाली 25% कास्ट को ही मिल पाती है। इट मीन 75% कास्ट को जो ओबीसी के अंडर आती हैं जिन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। while nearly 1000 ओबीसी कम्युनिटीज और नो रिप्रेजेंटेशन। ओबीसी के अंदर अबाउट 1000 कम्युनिटीज हैं जो इस रिजर्वेशन का प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पा रही है। सिमिलर कंसर्न एग्जिस्ट विद एससीज एंड एसटीज रेजिंग द डिमांड फॉर सब कैटेगराइजेशन। इसी तरह से एससी एंड एसटी की कम्युनिटीज को भी एससी एसटी रिजर्वेशन का प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि इन कम्युनिटीज के अंदर सब कैटेगराइजेशन की डिमांड की जा रही है। क्रीमी लेयर डिबेट फॉर एससी एसटीज के लिए क्रीमी लेयर से रिलेटेड क्या क्या डिबेट है। ओबीसी हैव अ क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन बट एससीज एंड एसटी डू नॉट। ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है जबकि एससी एंड एसटी के अंदर नहीं हो रहा है। Critics argue that this result in monopolies benefit only to limited rich. Critics का कहना है कि इसकी वजह से बेनिफिट्स का मोनोपोलाइजिंग हो रहा है और लिमिटेड रिच पर्संस तक ही इसका प्रॉफिट मिल पा रहा है। बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज। Government data indicate 40 to 50% of reserved seats across SC, ST and OBC categories remain vacant, largely due to systematic gap in recruitment and access. गवर्नमेंट डाटा इंडिकेट करते हैं कि एससी एसटी एंड ओबीसी के रिजर्व सीट पर 40 to 50% सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह जाती हैं और ये रिक्रूटमेंट एंड एक्सेस प्रोसेस में सिस्टमेटिक गैप की वजह से ऐसा हो रहा है। बैलेंसिंग इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। द सेंट्रल डायलेमा इज बैलेंसिंग द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विद द नीड फॉर सोशल जस्टिस। जो सेंट्रल डायलेमा है वो ये है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का राइट को किस तरह से सोशल जस्टिस के साथ बैलेंस किया जाता है। Expanding reservation beyond the 50% cap could be seen as a compromising merit and constitutional equality. Data highlight the persistent underrepresentation of marginalized communities. Experts suggest reforms such as subcategorization within OBC and SC, ST groups to ensure fairer distribution of benefit. रिजर्वेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने सजेशंस गिवन किए हैं सच एज डिस्ट्रीब्यूशन के बेनिफिट के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करने के लिए ओबीसी एससी एंड एसटी ग्रुप के अंदर सब कैटेगराइजेशन हमें करना होगा। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन रिड्यूसिंग ओवर डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशंस। इंडिया को स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट को ग्रेटर करना होगा सो दैट पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशंस पर जो ओवर डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जा। BRICS Summit 2025 will be held in Brazil on 8 September. In this lecture, we will discuss about BRICS organization. We will also discuss the composition and significance of BRICS. Why news? Virtual summits of BRICS nations will held on 8 September in Brazil. ब्राजील नेशंस का वर्चुअल समिट 8 सितंबर को ब्राजील में होने वाला है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विल जॉइन द ब्राजील लीड ब्रिक्स। ब्रिक्स के इस समिट को इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ज्वाइन करेंगे। समिट वुड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ्स ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड मेजर्स टू स्ट्रेंथन मल्टीलैटरलिज्म इन ऑर्डर टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ यूनिलैटरल इकोनॉमिक मेजर्स। ब्रिक्स समिट 2025 के अंदर यूएस के द्वारा इम्पोज किए गए टैरिफ्स के ग्लोबल ट्रेड पर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इससे रिलेटेड डिस्कशंस किए जाएंगे। यूएस ने जिस तरह से यूनिलैटरल इकोनॉमिक मेजर्स टेकिंग किए हैं इनके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए मल्टीलैटरलिज्म को किस तरह से स्ट्रेंथ किया जा सकता है इससे रिलेटेड मेजर्स टेकिंग किए जाएंगे। यूएस टैरिफ्स ऑन ब्रिक्स नेशंस पर यूएस का कितना परसेंट टैरिफ इम्पोज किया गया है। द यूएस हैज 50% टैरिफ ऑन गुड्स ऑफ ब्राजील एंड
countries with the highest levies worldwide. China and South Africa also face high 30% tariff. ब्रिक्स के नेशंस पर यूएस ने अलग अलग रेट से हायर टैरिफ इम्पोज किए हैं। ब्राजील एंड इंडिया के गुड्स पर इसने 50% तक टैरिफ इम्पोज किए हैं। वहीं चाइना एंड साउथ अफ्रीका के आइटम्स पर इसने 30% तक टैरिफ इम्पोज किए हैं। ब्रिक्स इज अ 11 मेंबर ग्रुप है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड न्यू मेंबर्स इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमी। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक इमर्जिंग इकोनॉमीज का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर 11 मेंबर्स हैं। 5 ओरिजिनल मेंबर्स सच एज ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड सम न्यू मेंबर्स इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इंडिया इज द नेक्स्ट चेयर ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग। नेक्स्ट ब्रिक्स समिट जो होने वाला है, इंडिया उसको लीड करने वाला है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कंटिन्यूस रिजुविनेशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स began in 2009. Only 4 countries, Brazil, Russia, India and China participated in the first 2 summits. ब्रिक्स का फर्स्ट समिट 2009 में स्टार्ट हुआ और फर्स्ट 2 समिट इट मीन्स 2009 एंड 2010 का जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें ओनली 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका joined the group at third summit in 2011, giving it its present name BRICS. साउथ अफ्रीका ने इसके थर्ड समिट के ड्यूरिंग 2011 में इस ग्रुप को ज्वाइन किया और इसके बाद इसके ज्वाइन करने के बाद इस ग्रुप का नेम ब्रिक्स पड़ गया। द 15th समिट डिसीजन ऑन एक्सपेंशन लीड टू 5 न्यू मेंबर्स, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया। 15th ब्रिक्स समिट के ड्यूरिंग इसको एक्सपेंड करने का डिसीजन टेकिंग किया गया। इसके बाद 5 मेंबर्स इसमें ऐड किए गए, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया। 34 more nations are desirous to joining the grouping signifies that BRICS is headed upward. 34 और मेंबर कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। शो कर रहा है कि ब्रिक्स अपवर्ड हेडेड शो कर रहा है। इट इज प्रोजेक्टेड दैट दिस ग्रुपिंग रिप्रेजेंट द ग्लोबल मेजोरिटी। ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये जो ग्रुप है ये ग्लोबल मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ब्रिक्स ग्रुपिंग इज ड्राइवन बाय द ब्रिक्स स्पिरिट व्हिच हैव 8 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। ब्रिक्स ग्रुप को ब्रिक्स स्पिरिट के द्वारा ड्राइव किया जाता है जिसके अंडर 8 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 सोवरेन इक्वालिटी, नंबर 3 सॉलिडरिटी, नंबर 4 डेमोक्रेसी, नंबर 5 ओपननेस, नंबर 6 इंक्लूसिवनेस, नंबर 7 कोलैबोरेशन, नंबर 8 कंसेंसस। इट इज कमिटेड टू प्रोमोटिंग इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन। ये इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन को भी प्रमोट करने के लिए कमिटेड है इन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन के अंडर मेनली 3 पिलर्स हैं, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। ब्रिक्स initially a grouping of emerging economies is now primarily a platform for emerging market and developing countries. इनिशियली ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुपिंग हुआ करता था बट नाउ ये इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। व्हाट आर वर्टिकल्स एंड देयर फोकस ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स के क्या क्या वर्टिकल्स है एंड उसके क्या क्या फोकस एरियाज है? नंबर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, टू बूस्ट पीस एंड सिक्योरिटी ब्रिक्स समिट फोकस्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। पीस एंड सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए ब्रिक्स ने वेस्ट एशिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उन पर फोकस किया है। ड्यूरिंग रिसेंट इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिक्स हैज कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट एंड कम्प्रिहेंसिव सीजफायर, अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। रिसेंटली इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ब्रिक्स ने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को इमीडिएटली एंड कम्प्रिहेंसिव सीजफायर करने के लिए यहाँ पर कॉल्ड किया है और जितने भी हॉस्टेजेज हैं उन सभी को अनकंडीशनल तरीके से रिलीज करने के लिए यहाँ पर कॉल किया गया है। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन के लिए इसने डिमांड की है। नंबर 2 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन में भी ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन द कॉमन करेंसी इज शुड रिसीव मैक्सिमम अटेंशन। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए कॉमन करेंसी ब्रिक्स नेशंस फॉलो करना चाहते हैं और ये एक बिग इशू भी बना हुआ है। द यूज ऑफ लोकल करेंसीज इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज एंड देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स विल बी फैसिलिटेटेड फर्दर। ब्रिक्स नेशंस ने डिसाइड किया है कि वो लोकल करेंसी में अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बूस्ट करेंगे
और इससे सभी कंट्रीज का जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होगा। ब्रिक्स नेशंस चाहते हैं कि डॉलर में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये डॉलर से इसको डाइवर्ट किया जाए। नंबर 3, पीपल टू पीपल एक्सचेंज। द थर्ड वर्टिकल एम्स टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल एक्सचेंज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ब्रिक्स नेशंस चाहते हैं कि पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस सभी कंट्रीज के बिटवीन होने चाहिए, स्ट्रेंथ होने चाहिए। Cooperation involving sports, culture, parliaments, civil society, business and think tank would have a beneficial long-term impact. ब्रिक्स नेशंस के बिटवीन ये सभी कोऑपरेशन अगर किए जाएंगे, स्पेशली स्पोर्ट्स एरिया में, कल्चरली, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड थिंक टैंक के बिटवीन जब ये कोऑपरेशन किए जाएंगे, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सभी कंट्रीज के ऊपर शो करेंगे। फाइनली क्रूशियल डिसीजन रिलेटेड टू द ग्रुपिंग्स एक्सपेंशन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 34 स्टेट्स। ब्रिक्स नेशंस ने डिसीजन किया है कि वो अपने इस ग्रुपिंग को एक्सपेंड करेगा और 34 नेशन स्टेट ऐसे हैं जो इस ग्रुप को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया? इंडिया के लिए ब्रिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है? फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, ब्रिक्स इज वन अमंग द टॉप 6 प्लूरिलैटरल ग्रुपिंग्स टुडे। इंडिया के लिए ब्रिक्स आज टॉप 6 प्लूरिलैटरल ग्रुप्स में से एक है। इंडिया के लिए टॉप ग्रुपिंग जो है वो G20 है, सेकंड क्वाड है, थर्ड ब्रिक्स है, फोर्थ बिम्स्टेक है, फिफ्थ नंबर पर G7 आता है, सिक्स नंबर पर SCO आता है। इट मीन्स इंडिया के लिए सभी ग्रुप बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, बट इन सभी को रैंकिंग गिवन किया गया है। यहाँ पे ब्रिक्स जो है वो टॉप 6 में आता है। ब्रिक्स हेल्प इंडिया टू प्रोमोट मल्टीपोलरिटी इन द वर्ल्ड। ब्रिक्स इंडिया के लिए किस तरह से हेल्प करता है? ये वर्ल्ड में मल्टीपोलरिटी को प्रोमोट करने में हेल्प करता है। इट मीन्स इंडिया भी चाहता है कि वर्ल्ड में मल्टीपोलरिटी होनी चाहिए और इंडिया के इस इनिशिएटिव में ब्रिक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सरसाइज इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ब्रिक्स अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ब्रिक्स के थ्रू एक्सरसाइज कर सकता है। डीपन इट्स रिलेशन विद रशिया। इंडिया रशिया के साथ रिलेशंस को डीप कर सकता है ब्रिक्स के थ्रू। इफेक्टिवली एडवोकेट द इंटरेस्ट एंड एजेंडा ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट एंड एजेंडा को एडवोकेट करने के लिए ब्रिक्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। नंबर 5, अलाउ इंडिया टू सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट एंड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ। वेस्ट एंड ईस्ट के बिटवीन ब्रिज गैप को ब्रिज करने के लिए, ईस्ट नॉर्थ एंड साउथ के बिटवीन गैप को ब्रिज करने के लिए ब्रिक्स इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। In this session, we will discuss about National Commissions for SC, ST and OBC. National Commission for SC, ST and OBC. The National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribes are constitutional bodies established under Article 338 and Article 338A of the Constitution respectively. नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 एंड 338 ए के अंडर इनको प्रोविजन किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनसीबीसी एक्ट ऑफ 1993। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एनसीबीसी एक्ट 1993 के अंडर प्रोविजन की गई है। The National Commission for SC, ST and OBC are responsible for safeguarding the rights, monitoring welfare measures and promoting the socio-economic development of these communities. नेशनल कमीशन फॉर SC, ST एंड OBC ये तीनों कमीशन अपने अपने कम्युनिटीज के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, वेलफेयर मेजर्स को मॉनिटरिंग करने के लिए एंड इन कम्युनिटीज के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। These commissions function with the power of a civil court to investigate complaint. इन सभी कमीशंस के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, कंप्लेंट्स को ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दीज कमीशन सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स अफेक्टिंग दीज कम्युनिटीज। ये कमीशन अपने रिपोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर को सबमिट करती हैं एंड ये स्पेसिफिक कम्युनिटीज को अफेक्ट करने वाले मैटर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती हैं। इट मीन्स SC, ST एंड OBC कम्युनिटीज से रिलेटेड मैटर्स पर गवर्नमेंट को ये कमीशंस एडवाइस कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 338 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। NCSC
ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 के अंदर प्रोविजन किया गया है। रूल सेफगार्डिंग एसटी कम्युनिटी इंटरेस्ट, मॉनिटरिंग वेलफेयर प्रोग्राम, एडवाइस ऑन पॉलिसी एंड इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट। एनसीएससी ऐसे कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है, ऐसे कम्युनिटी के लिए जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको मॉनिटर करता है, गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग करने के लिए एडवाइस करता है, ऐसे कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर कोई भी मिसकंडक्ट किया जाता है, इससे रिलेटेड कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता है। कंपोजिशन 5 मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एनसीएसए के अंडर टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन एंड एक वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। पावर्स हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट फॉर समनिंग विटनेस, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स। एनसीएसई के पास सिविल कोड की पावर होती है, वो विटनेस के लिए समनिंग कर सकता है एंड कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर रखता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। एनसीएसटी एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 338 ए। एनसीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 330 ए के अंडर एस्टेब्लिश किया गया था। द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 सेपरेट द अर्स्टवाइल जॉइंट कमीशन फॉर एनसीएसटी एंड एनसीएससी। 2003 से पहले एनसीएससी एंड एनसीएसटी के लिए एक जॉइंट कमीशन हुआ करता था, बट 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर इन दोनों कमीशंस को सेपरेट कर दिया गया। रोल ऑफ एनसीएसटी वर्क टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी कम्युनिटी। एनसीएसटी का जो मेन रोल है वो एससी कम्युनिटी के पीपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रोमोट करना है। फंक्शंस similar to NCSC, it monitor welfare, address grievances, and advises on development with specific focus on people of tribal communities. एनसीएसटी का जो मेन फंक्शन होता है वो ट्राइबल कम्युनिटीज के पीपल के लिए वेलफेयर इनिशिएटिव्स को मॉनिटर करता है, ग्रीवेंस को एड्रेस करता है एंड ट्राइबल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस गिवन करता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी statutory provisions established by an act of parliament, the National Commission for Backward Classes Act 1993। एनसीबीसी इंडिया के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक एक्ट है। रोल टू आइडेंटिफाई एंड रिकमेंडेड टू गवर्नमेंट द कम्युनिटीज दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ओबीसीज। एनसीबीसी का जो मेन वर्क होता है वो ओबीसी लिस्ट के अंडर आने वाली या ऐड की जाने वाली कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करना है एंड गवर्नमेंट के बिफोर रिकमेंड करना कि किस कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। फंक्शंस एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एडवांस ऑफ ओबीसी एंड रिव्यू पॉलिसीज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। एनसीबीसी गवर्नमेंट के बिफोर सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ ओबीसी के लिए एडवाइजेस गिवन करता है एंड ओबीसी कम्युनिटी के पीपल के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज को रिव्यू करता है। की फंक्शंस ऑफ ऑल कमीशंस का क्या की फंक्शंस हैं? नंबर 1 इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। ये सभी कमीशंस इन्वेस्टिगेशन करने का राइट रखते हैं, इंक्वायरी करने का राइट रखते हैं। टू इंक्वायर इनटू द इन्वेस्टिगेट मैटर्स रिलेटेड टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी। ये सभी कमीशन अपने रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज के सेफगार्ड के लिए गवर्नमेंट को सजेशंस गिवन कर सकते हैं और इन कम्युनिटीज से रिलेटेड मैटर्स पर इन्वेस्टिगेट करने का, इंक्वायरी करने का इन्हें राइट मिला हुआ है। नंबर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। इन सभी कमीशंस के पास अपने रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज के लिए जो भी लॉ, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम मेकिंग किए गए हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट कराना, मॉनिटर करना इसका मेन एम होता है और साथ ही सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना इन सभी कमीशंस का वर्क होता है। नंबर 3 रिपोर्टिंग टू रिपोर्ट द गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ दीज सेफगार्ड। रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज के सेफगार्ड के लिए गवर्नर और प्रेसिडेंट के बिफोर जो भी इसका स्टेटस है सेफगार्डिंग से रिलेटेड या जो भी इन कम्युनिटीज के डेवलपमेंट का जो भी स्टेटस है उसको रिपोर्ट करना, स्पेशली गवर्नर और प्रेसिडेंट को ये कमीशन रिपोर्ट करते हैं। नंबर 4 पॉलिसी एडवाइस टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी।
SC, ST एंड OBC के वेलफेयर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज पर गवर्नमेंट को एडवाइस करना भी इनका मेन वर्क होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।